Hello students, welcome to Biomentor's classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter motion in a plane और हम लोग अभी आज चर्चा करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन पर। लेकिन चर्चा चालू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक रिकॉलिंग के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैं वो मंकी वाला क्वेश्चन किया था और उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहा होगा और रहा था, मैं ऐसा भी बोल दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। बस उसमें देखो एक बात ध्यान रखनी है, उसमें जो मेन बात ध्यान रखनी है वो बात क्या ध्यान रखनी है कि ऐसा यदि सवाल आता है आपको, देखो ये डायरेक्ट फेमस सा क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। इसमें हमेशा आंसर क्या आता है कि आपको ना एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दे रखी होती है। मतलब क्या होता है कि यहां पर इस प्रकार से ये डिस्टेंस डी पर एट एन एंगल थीटा पर आपने कोई भी स्टोन थ्रो करना है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी है यू, और यहां पर ये जो भी पेड़ वगैरह बना दिया, यहां पर वही मंकी लटक रहा था आपका, ठीक है। ये लो भाई, उसके हाथों से लटका दिया मैंने मंकी। अब इन सवालों में हमेशा, अब देखो ये जो हाइट होती है वो h बराबर कितनी निकल के आती थी, d tan थीटा बराबर है। ओके, सो यहां पर क्या होता है, यदि ये जो डिस्टेंस d है वो लेस देन और इक्वल्स टू r है, और r क्या होता है, तो भैया r होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। यदि ये जो डिस्टेंस है इससे छोटी निकल के आती है तो हमेशा यहां से फेंका गया स्टोन इस मंकी को हिट करेगा। जहां पर कंडीशन क्या है, इस मंकी ने अपने हाथ को क्या कर दिया, छोड़ दिया एट द सेम इंस्टेंट जब ये क्या कर रहा है, यहां से u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर एक स्टोन को फेंका गया है, प्रोजेक्टाइल किया गया है। दैट इज द रिजल्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन है, फेमस सा सवाल है, इसलिए इसको करवाया गया। अब सवाल जो करवाया गया उसमें जो हम लोगों ने इसको चेक किया था, चेक किस प्रकार से किया था भैया, चेक किस प्रकार से किया था, मान के चलो यहां पर ये जो स्टोन है इसके लिए कोऑर्डिनेट्स निकाले मैंने x1, y1। कहां पर माना मैंने पहले कि इसने हिट किया है, मैंने क्या मान लिया कि भैया ये कहीं तो भी जब यहां पर बंदर बीच में यहां पर कहीं आया होगा तो इस जगह पर इस बंदर को इस पत्थर ने क्या किया होगा, हिट किया होगा, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से जाते हुए हिट कर गया, तो इस जगह इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो है x2, y2 कोऑर्डिनेट्स। ये वाला जो पॉइंट है ये है ओरिजिन वाला पॉइंट 0,0। अब जहां पर स्टोन ने इसको हिट किया उसके कोऑर्डिनेट x1, y1 माने, इसके कोऑर्डिनेट x2, y2 माने, और उसके बाद में ये हुआ है हिट। तो हिट यदि मैंने मान लिया है तो सॉल्व करके मुझे क्या पता लगा था, मैंने सॉल्व करके देखा था कि x1 बराबर x2 आ रहा था और y1 बराबर y2 आ रहा था। y1 इसका y कोऑर्डिनेट है जो कि मैंने इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी से निकाला था, x1 दोनों के लिए d ही रहने वाला है, बराबर है। और इसके लिए जब हम लोग निकाल रहे थे तो y2 जो निकल के आ रहा था, y2 ये y2 से पहले हम लोग यहां पर कुछ y0 निकाल रहे थे, जो कि y0 बराबर आपके पास में हाफ gt स्क्वायर मिल रहा था। और इसको बाद में y2 निकालने के लिए मैंने क्या किया था, h में से इस y0 को सब्ट्रैक्ट किया था और सॉल्व करके मैंने देखा था कि भैया जो इसका जो y1 कोऑर्डिनेट है, इसका जो y1 कोऑर्डिनेट है जो कितना आ रहा था, x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये बराबर एग्जैक्टली इसके बराबर आ जा रहा है, किसके, y2 के। तो स्टोन हिट करेगा, हमेशा स्टोन क्या करेगा, हिट करेगा। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही फेमस सा सवाल है जो मैंने यहां पर आपको लास्ट लेक्चर में करवाया था, ठीक है। सो इसके एक्सप्लेनेशन में हम लोग अभी नहीं जा रहे हैं। याद रखना है आपको कब हिट करेगा, लेकिन हिट करने की कंडीशन ये है कि भैया जो d है, जो डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, दैट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू r। लेस देन इक्वल्स टू r का मतलब क्या है, रेंज से छोटी होनी चाहिए तभी हिट करेगा, नहीं तो भैया मंकी कहीं दूर कोने में खड़ा है, यहां से आपने फेंका और पत्थर यहीं तक पहुंच रहा है तो हिट कैसे कर जाएगा, बात समझ में आ रही है। मतलब यहां से आप फेंक रहे हो, ठीक है, और इसका पाथ यहीं पे जाके खत्म हो गया और मंकी यहां पे आपका लटक रहा है इस पेड़ पे, तो इस केस में हिट नहीं करेगा। तो यही सवाल का लॉजिक है, बस इससे ज्यादा लॉजिक इसमें कुछ भी नहीं बनता है। नाउ हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन के बारे में। सो गिव द हेडिंग प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, हेडिंग डाल दी।
अब देखो हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं, हम लोगों ने कंसीडर किया है कि मान के चलो आपके पास में कोई तो भी एक इंक्लाइन प्लेन है, कोई तो भी एक इंक्लाइन प्लेन है, तो भैया इंक्लाइन प्लेन मैंने ऐसे बना देना है, इसका एंगल मैंने मान लिया है अल्फा, ठीक है, इसका एंगल मैंने कितना मान लिया है, अल्फा मान लिया है, और यहां से इस प्लेन पर थीटा एंगल पर मैंने u वेलोसिटी से एक ऑब्जेक्ट को क्या किया है, थ्रो किया है, u वेलोसिटी से एक ऑब्जेक्ट को क्या किया है, थ्रो किया है। तो होने वाला क्या है कि भैया ये जो है कहीं यहां पर जाकर टकराने वाला है, ये जो है कहीं यहां पर जाकर इससे टकराएगा। तो वही कहानी बस यहां पर आपको सॉल्व करनी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग करते क्या है, बस इतना ही आपको समझना है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने जो कंपोनेंट्स है उनको इस प्लेन के अकॉर्डिंगली बना लेते हैं। मतलब सोचिए, देखो इसको दूसरे तरीके से मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। मान के चलिए यहां पर ये सिस्टम था, एक काम करता हूं इस लाइन को हटाता हूं पहले तो, ठीक है। यहां से आपने क्या किया, इसको u एंगल पे सॉरी u स्पीड से, और ये जो एंगल है वो है थीटा प्लस का अल्फा, ये कुछ तो भी एंगल निकल के आ रहा है, उस पे आपने इसको थ्रो किया। तो ये तो ऐसे ही जाने वाला है, ये ऐसे ही जाने वाला है, लेकिन बीच में आपने क्या कर दिया, बीच में यहां पर आपने ये अल्फा एंगल का प्लेन घुसा दिया। तो क्या हो जाएगा, ये जाके इससे टकरा जाएगा। वास्तविकता में तो ये कंप्लीट मोशन करने वाला था, लेकिन बीच में आपका क्या आ गया, प्लेन आड़े आ गया। तो उस प्लेन पे जाके उसने टप्पा खाया, प्लेन पे जाके उसने क्या खाया, टप्पा खाया। देखो अब इन कॉन्सेप्ट्स को आप याद रखना, क्योंकि आगे चल के जब हम लोग मैं बताऊं वर्क एनर्जी पावर खत्म कर लेंगे, उसमें वहां पर हम लोग कोलिजन वगैरह का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो उसके बाद में फिर से ये सवाल लौट के आएंगे। तब क्या होगा, अभी तो आपका सवाल कहां से कहां तक जा रहा है, अभी आपका सवाल जा रहा है यहां से लेके यहां तक टकरा गया, ठीक है, हो गया। अब वहां जब हम लोग कोलिजन पढ़ेंगे तो वहां पर क्या होगा, यहां पे टप्पा खाएगा। अब बताओ, ये बात बताओ, आपने बॉल को फेंकी, एक इंक्लाइन प्लेन उस पर ऐसे बॉल को फेंक दिया, तो जाके टप्पा खाएगा, टप्पा खाने के बाद उछलेगा कि नहीं उछलेगा, उछलेगा ना। तो वहां पर हम लोग उछलने के बाद की मोशन पढ़ेंगे। अभी हम लोग कौन सी मोशन पढ़ रहे हैं, यहां से फेंका, जाके यहां पे टप्पा खाया, खत्म मेरा खेल। वहां पढ़ेंगे टप्पा खाने के बाद क्या होगा, यहां पढ़ेंगे टप्पा खाने तक की कहानी, आगे पढ़ेंगे टप्पा खाने के बाद की कहानी, टू बी कंटिन्यूड में। आपने देखा ना सीरियल कैसे चलते हैं, एक एपिसोड में कुछ तो भी होता है। मान के चलो ये कुछ एपिसोड ऐसा चल रहा है, लड़के की मुंह दिखाई नहीं, लड़के की मुंह दिखाई नहीं होती नहीं, मान के चलो लड़का लड़की देखने जा रहा है, उसको शादी करनी है, वो पसंद आ गई, वहां पे शादी करने जाना है। तो पहले एपिसोड में दिखाएंगे कि भैया लड़का लड़की के घर जा रहा है, फिर टू बी कंटिन्यूड आएगा। दूसरे एपिसोड में लड़की के घर वाले लड़के को देखने आएंगे, उसका घर देखेंगे, ऐसी थोड़ी शादी हो जाएगी कि नहीं भाई मुंह उठा के कर दी शादी, लड़का कुछ करता ही नहीं, आवारा घूमता है, देखेंगे ना। दूसरे एपिसोड में वो चर्चा होगी, तीसरे एपिसोड में उनकी सगाई करेंगे, चौथे एपिसोड में जाके शादी होगी। तो वही वाला किस्सा है, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं सिर्फ इतना वाला हिस्सा। कौन सा हिस्सा है, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। अब देखो यदि ये प्लेन बीच में ना होता तो मैं थीटा प्लस अल्फा और यू यदि गिवन है तो मैं सारी कहानी कर सकता हूं, नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूं, क्योंकि इतना मैंने सीखा हुआ है। अब क्या हो रहा है यहां पर, अब हम लोगों ने क्या कर दिया कि भैया हम लोगों ने बीच में डाल दिया प्लेन। तो जब मैंने प्लेन डाल दिया तो मैंने क्या कर दिया, देखो इसको है ना ऐसा खड़ा कर दिया, ये क्या कर दिया, देखो यहां पर जब मैं कंपोनेंट लेता हूं तो मैं कंपोनेंट इसके हिसाब से लेता हूं, तो यहां पर ये कंपोनेंट लिखा जाएगा u cos थीटा प्लस का अल्फा, बराबर है, और ये वाला कंपोनेंट बनेगा u sin थीटा प्लस का अल्फा। पहले देखो ये छोटी छोटी जो थियोरेटिकल बातें हैं उस पर फोकस कीजिए, सवाल आप लोग कर लोगे, कॉन्सेप्ट लगाना है, लास्ट में तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, लास्ट में आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब देखो मैं जो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं मैं इसके बेसिस पर सिखा रहा हूं, ये अल्फा और ये थीटा अलग अलग लिया हुआ है। कई बुक्स में आपको ऐसा देखने को मिलेगा ये अल्फा और ग्राउंड से ये एंगल थीटा मान लेते हैं। तो उन चीजों पर फोकस करना, कहां पर फॉर्मूले में क्या चेंज आ सकता है, बात समझ में आ रही है, तो इतना ध्यान रखना। तो अब देखो ये u वेलोसिटी हो गई, अब ये जो u वेलोसिटी है दैट इज अलोंग, मतलब इस प्लेन के रिस्पेक्ट में एंगल थीटा बन गया क्या। पहले देखो ये कहानी यहां पर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में थीटा प्लस के अल्फा एंगल पे चल रही थी, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में थीटा प्लस के अल्फा एंगल पे चल रही थी, लेकिन बीच में अल्फा एंगल पे ये प्लेन हरा हरा जो दिख रहा है ना वो प्लेन बीच में आ गया। तो मैंने क्या बोला कि हम लोग इसको थोड़ा सा टेढ़ा होके देखते हैं। तो भैया मेरा देखो ये हो गया अलोंग दी प्लेन और ये हो गया परपेंडिकुलर टू द प्लेन, कुछ इस प्रकार से यहां पर बन रही है। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, इस प्रकार से हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। तो इस प्रकार से सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बोला कि भैया इस u वेलोसिटी के जो दो कंपोनेंट मैंने बना दिए, वो एक तो इस डायरेक्शन में बना दिया और एक इस डायरेक्शन में बना दिया। ध्यान से देखिए,
तो ये वाला जो कंपोनेंट बन के आ रहा है ये बन के आ रहा है यू कॉस थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट बन के आ रहा है वो बन के आ रहा है यू साइन थीटा। बात समझ में आ रही है? यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा टेढ़ा, बराबर है। अब वास्तविकता में यहां पर देखा जाए तो ये वाला एंगल पूरा क्या है 90 डिग्री। बात समझ में आ रही है? अब इधर में आ जाओ थोड़ा सा, यदि मैं यहां पर थोड़ा सा फोकस करूं तो यू साइन थीटा प्लस अल्फा इज द कंपोनेंट विच इज आई कैन से परपेंडिकुलर टू ग्राउंड। यस और नो? बोलो यस और नो। बिल्कुल सही बात है। और ये यू कॉस थीटा प्लस का अल्फा जो एंगल है दैट इज यू पैरेलल टू ग्राउंड। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये क्या है पैरेलल है, और ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर है। बात समझ में आ रही है? तो हम लोग जब इस मोशन पे बात कर रहे हैं तो ये अलोंग दी प्लेन जो मोशन हो रही है, इंक्लाइन प्लेन पे जो मोशन हो रही है, उसके लिए मैं बोल सकता हूं दिस इज द कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इंक्लाइन प्लेन मैं पूरा नहीं रख रहा हूं बार बार, लेकिन अब समझ में आना चाहिए यू परपेंडिकुलर है, और ये वाला जो है वो है यू पैरेलल वाला। यू पैरेलल वाला, पैरेलल में दो डंडे खींच दिए और ये परपेंडिकुलर वाला हो गया। अच्छा जी, ओके जी। अब क्या कर रहे हैं सर जी? अब जरा यहां पर ध्यान से देखिए, इस वाले केस में यदि ये प्लेन बीच में नहीं आ रहा था, प्लेन जब तक बीच में नहीं आ रहा था तो ग्रेविटी जो एक्ट कर रही थी वो ऐसे जी एंगल पे ऐसे थी, बराबर है। मतलब इस वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के ऐसे आ रही थी कि नहीं आ रही थी, बराबर। या मैं बोलूं इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के 90 डिग्री पर थी या नहीं थी, बराबर है। ओ तो इसका मतलब यह है यहां पर भी ग्रेविटी को, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसको इसी फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा। तो भैया जी यहां पर देखिए ग्रेविटी आपकी ऐसे है, भैया जी ये जी ऐसे है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो अब मुझे इसके दो कंपोनेंट यदि मैं लूंगा तो एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में। बात समझ में आई है? ध्यान से देखिए, ये मेरा जी है, देखो एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, वो तो हमेशा ऐसा ही लग रहा है, लेकिन मुझे मोशन को उसी के अकॉर्डिंगली चेंज करना है। तो भैया देखो क्या इसका मतलब ये कि थीटा जो जी है वो अलग से काम करने लगेगा? नहीं, अलग से कुछ काम नहीं कर रहा, वो वैसे ही काम कर रहा है। लेकिन हम लोगों को क्या कंसीडर करना है, हम लोगों ने उस अल्फा वाला जो सेक्शन है ना उतने पार्ट को कंसीडर ही नहीं किया, और हम लोग सिर्फ उसी पे फोकस कर रहे हैं। जैसे आप प्रोजेक्टाइल मोशन में एक बार रिकॉल कीजिए, आपको मालूम होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन काम नहीं करता है। काम करता है क्या? देयर इज नो एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, जो कितनी होती है यू कॉस थीटा, बराबर है। तो भैया ऐसे ही यहां पर भी यदि मैं देखूं तो ये टेढ़ा खड़ा होकर जब मैं देख रहा हूं तो यू कॉस थीटा शुड रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। तो उसके लिए मेरे को जी को भी उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए ना। जैसे देखो ये यहां पर यू कॉस थीटा ऐसे होगा तभी तो इसके परपेंडिकुलर होगा। तो ऐसा ही यहां पर लेके आने के लिए मैंने ऐसा किया। तो देखो जब ये एंगल अल्फा बनता है तो भैया ये 90 माइनस अल्फा और ये वाला एंगल अल्फा बनता है। बार बार इसकी जरूरत पड़ेगी तो ये समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है? ओके, तो बोलो ये कितना आएगा? ये वाला कंपोनेंट आ गया जी कॉस अल्फा और ये वाला कंपोनेंट आ गया जी साइन अल्फा। मतलब समझिए क्या है, द एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज जी साइन अल्फा, जो किसी काम का नहीं है, जो किसी काम का नहीं है। जबकि वर्टिकल में क्या हो रहा है, जी कॉस अल्फा निकल के आ रहा है। मैंने बोला ठीक है सर जी, काम चलाते हैं। ये समझ में आ गया पोर्शन? यदि ये वाला पोर्शन समझ में आ गया है आप लोगों को, तो अब हम लोगों को काम करना है कि भैया इसके अकॉर्डिंग कैसे काम करेंगे और किस प्रकार से हम लोग फॉर्मूलाज लेके आएंगे, ठीक है? किस प्रकार से हम लोग फॉर्मूलाज लेके आएंगे ये देखते हैं। तो भैया वेरी फर्स्ट फॉर्मूला जो हमारे सामने होता है वो कौन सा होता है कि देखो मैं फिर से यहां पे छोटा सा डायग्राम फिर से बनाने की चेष्टा कर रहा हूं कि भैया ये आपका ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, ये आपका यू वेलोसिटी हो गई, ये थीटा एंगल हो गया। तो भैया टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लिखा जाता है 2u साइन थीटा अपॉन जी। ध्यान से देखिए 2u साइन थीटा अपॉन जी मेरा फॉर्मूला निकल के आता है। अब इसको यदि मैं थोड़ा सा समझने की कोशिश करूं तो यहां पर किस प्रकार से समझता हूं, देखो हम लोगों को पूरा डेरिवेशन नहीं करना, यहां पर लिंक पकड़नी है। यदि डेरिवेशन करते बैठेंगे ना हर चीज का, सो इट विल बी वेरी लेंदी। तो हम लोग जरा यहां पर ध्यान देते हैं। तो भैया देखो ये आपका ठहरा यू कॉस थीटा, ये आपका ठहरा यू साइन थीटा, बराबर है, और ग्रेविटी है नीचे की तरफ, बराबर है। मतलब यदि मैं प्लेन के रिस्पेक्ट में बात करूं तो यार ये टाइम ऑफ फ्लाइट जो बन रहा है वो बन रहा है 2u परपेंडिकुलर अपॉन एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर। बात समझ में आ रही है? 2u परपेंडिकुलर अपॉन ए परपेंडिकुलर। बात समझ में आई है? तो अब हमारे इस वाले फॉर्मूले पर लौट के आ जाओ। कौन से वाले?
मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन इंक्लाइन द प्लेन के लिए तो मैं यहां पर फॉर्मूले लिख रहा हूं, वहां पर रिलेट कर रहा हूं, यहां पर सीधा फॉर्मूला आएगा। बोलो कितना आएगा, T बराबर 2 U परपेंडिकुलर अपॉन A परपेंडिकुलर। तो भैया देखो प्लेन आपका इस प्रकार से हो गया, तो U परपेंडिकुलर मतलब तो U साइन थीटा हो गया, U परपेंडिकुलर का मतलब U साइन थीटा हो गया, और G परपेंडिकुलर मतलब क्या, G कॉस अल्फा होगा। प्लेन के परपेंडिकुलर सोचिए, तो बस आपका काम बन गया। तो आपने लिख दिया U साइन थीटा अपॉन G कॉस अल्फा। फॉर्मूला याद रहेगा क्या, 2U साइन थीटा अपॉन G कॉस अल्फा। कई लोगों के मन में आ रहा होगा सर जी डेरिवेशन करवाइए, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, डेरिवेशन का कोई उपयोग नहीं है। वी आर स्टडिंग फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, जहां पर आपको फॉर्मूला काम में आने वाला है, लेकिन वो फॉर्मूला कैसे बन रहा है उसको थोड़ा सा फोकस करना है। मतलब इसके आगे आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि भैया जी टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है वो टू यू परपेंडिकुलर अपॉन ए परपेंडिकुलर होता है। चलो आगे आ जाओ। आगे यदि हम लोग बात करते हैं तो मैक्सिमम हाइट के लिए हम लोग बात करते हैं, तो मैक्सिमम हाइट के लिए जो फॉर्मूला लिखते हो आप, तो H बराबर लिखते हो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G, बराबर है, जिसको मैंने आपको सिखाया भी था कि इसे यू वाई लिख सकते हैं, यू वाई बराबर है यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2G, बराबर है। अब मैं इसको जरा यदि प्रॉपरली लिखना चाहूंगा तो क्या लिखना चाहिए मेरे को लिखना चाहिए यू परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए परपेंडिकुलर, यस और नो। सोचिए क्या मेरे को ऐसा ही लिखना है, बस इसी चीज को यहां पर इसके अंदर में डालने की कोशिश कीजिए। तो भैया H जो लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी, कितनी लिखी जाएगी, U परपेंडिकुलर मतलब U साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन 2A परपेंडिकुलर मतलब G कॉस अल्फा। बात समझ में आ रही है। फॉर्मूला देखिए बहुत ही आसानी से हम लोगों ने फॉर्मूला यहां पर निकाल लिया है, क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं रेंज के बारे में, ओके। अब देखो रेंज के बारे में जब मैं बात करता हूं तो यार रेंज लिखी जाती है R बराबर U कॉस थीटा इंटू टी, लिखते थे हम लोग, वहां पर लिखते थे, नहीं लिखते थे। तो वहां पर रेंज इस प्रकार से लिखने का कारण ये हुआ करता था कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन था ही नहीं, था क्या, नहीं था। लेकिन यहां पर देखिए, ओए सॉरी, यहां पर देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जी साइन अल्फा भी लग रहा है, तो इसके कारण यहां पर परेशानी हो रही है। ओ सर जी थोड़ा सा और एक्सप्लेन कीजिए। मैं क्या बोलता हूं यार, ये रेंज जो आई थी बेसिकली आपने कैसे निकाली थी, यूटी प्लस का हाफ एटी स्क्वायर लगाया था, बराबर है। अब ये जो रेंज निकाल रहे थे, क्या इसमें सब कुछ हॉरिजॉन्टल लिख रहे थे, हॉरिजॉन्टल लिख रहे थे, मतलब आर बराबर आपने लिखा था यू पैरेलल इंटू टी प्लस का हाफ ए पैरेलल इंटू टी स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, बोलो यही यूज किया है कि कुछ और यूज कर रहे हो, बिल्कुल यही यूज किया है, यस और नो, मैंने बोला बिल्कुल सही है। तो बस इसी चीज को यहां पर रेप्लिकेट करने की यदि मैं कोशिश करता हूं तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लिख पा रहा हूं, मैं इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिखता हूं, ठीक है। कैसे आएगा सोचो, यू पैरेलल क्या है आपका, यू पैरेलल, तो भैया जी इस बार भी यू कॉस थीटा ही है, तो आपने लिख दिया यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा इनटू क्या है, कैपिटल टी को अभी थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब मत कीजिए, उसको ऐसे ही रहने दीजिए, अगले स्टेप में लिखेंगे, प्लस का हाफ इनटू ए पैरेलल। तो ए पैरेलल देखिए क्या हो रहा है, जी साइन अल्फा। देखो यू कॉस थीटा इधर है और जी साइन अल्फा अपोजिट में है, मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो आप लिखेंगे माइनस का जी साइन अल्फा इनटू टी का स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई, बोलो आई है या नहीं आई है, आ गई। अब इस वाले स्टेप में यदि मैं टी की वैल्यू पुट कर दूं तो रेंज जो बन के निकल के आएगी वो निकल के आएगी यू कॉस थीटा, काफी टेढ़ा सा फॉर्मूला बनेगा, टी की जगह रखूंगा 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा माइनस का 1/2 साइन अल्फा और इसका पूरे का 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा का स्क्वायर। बात को ध्यान से पकड़िए, गलती नहीं होनी चाहिए। अब बोलो यहां पे कुछ कटने पिटने लायक कुछ चीजें ऐसी हैं जो कट पिट सकती हैं,
नहीं कट पिट रही हैं। ओ सर ये तो सॉल्व करना टेढ़ा काम हो जाएगा। मैं बोला बिल्कुल सही बात है। तो एक काम करते हैं, ये तो मैंने आपको यहां पे समझाया, लेकिन रेंज को यदि मैं डायरेक्टली लिखना चाहूं तो क्या लिखता हूं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी लिखता हूं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी लिखता हूं। लेकिन यहां पर ये जो रेंज लिखी जाएगी, क्या मैं इस बार रेंज को डायरेक्टली कुछ इस प्रकार से बना दूं? यस, बनानी तो पड़ेगी तभी काम चलेगा। सो हाउ टू प्रोसीड, कैसे प्रोसीड किया जा सकता है? तो भैया देखो रेंज का फॉर्मूला यहां पर आएगा 2u स्क्वायर अपॉन जी। देखो 2u स्क्वायर अपॉन जी, यहां पे कौन सा एक्स्ट्रा था, साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा, कॉस स्क्वायर अल्फा का नीचे स्क्वायर बनेगा, वो ऊपर जाएगा। हाँ ये आएगा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा। एक जी से एक जी कट जाता है ना, हाँ एक जी से एक जी कट जाता है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेंज। डायरेक्ट सवाल बनता है, घबराना बिल्कुल नहीं है। अपने मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम के अंदर में मेरे को, मैं क्या बता रहा हूं आपको, एक बात को फोकस कीजिए। हम लोग सोचते हैं कि बहुत सीखेंगे, लेकिन हम लोग सीखने के चक्कर में बहुत सारी चीजें गलती करते हैं। लेकिन हम लोगों को कई बार है ना कुछ चीजें डायरेक्टली याद रखनी पड़ती हैं। वही चीजें मैं यहां पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भैया देखो आपको यहां पर ये फॉर्मूले डायरेक्टली याद रखने हैं। आपसे सवाल कैसे पूछा जाएगा, सवाल कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा कि भैया 30 डिग्री का प्लेन है, उस पर 30 डिग्री के प्लेन से 30 डिग्री के एंगल पर हम लोगों ने 20 मीटर पर सेकंड से एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट ये वो सब चीजें पूछेगा। वही आपको यहां पर कैलकुलेट करते आनी चाहिए एंड नथिंग एल्स। बात समझ में आ रही है? बस इतना सा ही फंडा है इसका। यदि इस फंडे को आपने समझ लिया तो आपका काम आसान हो जाएगा। क्लियर है? एक और बात लास्ट इसमें जो मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि भैया देखो यहां पर जब आर मैक्स की हम लोग बात करते तो आर मैक्स आता था कब, जब थीटा बराबर होता था π/4। याद है 45 डिग्री पर रेंज क्या होती है, मैक्सिमम होती है। लेकिन यहां पर जो आर मैक्स आएगा विल बी एट π/4 माइनस α/2। जो थीटा है वो थीटा कितना आना चाहिए, π/4 माइनस α/2 पर आपको मैक्सिमम रेंज मिलेगी। थीटा की वैल्यू π/4 माइनस α/2 होगी तो आपको रेंज क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। और अब ये जो मैक्सिमम रेंज है इस केस में तो यू स्क्वायर अपॉन जी सीधा सीधा मिल जाता है। लेकिन भैया जी यहां पर जो रेंज मिलेगी मैक्सिमम, वो मैक्सिमम रेंज क्या मिलने वाली है, आर मैक्सिमम विल बी इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन जी 1 प्लस का साइन अल्फा। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम रेंज। क्यों, थीटा तो गायब हो गया यहां से, थीटा क्या हो गया, गायब। लेकिन प्लेन का एंगल तो अभी भी एज इट इज प्रेजेंट ही रहने वाला है। दिस इज द प्लेन का एंगल जो है वो अभी भी उपस्थित रहने वाला है, वो कहीं भागे नहीं जाएगा। क्लियर है? या फिर कई बार ऐसा भी होता है, जैसे हम लोगों देखो अभी हम लोगों ने यहां पर क्या कंसीडर किया है, हम लोगों ने यहां पर कंसीडर किया है इसको कुछ इस प्रकार से, किस प्रकार से कि प्लेन का जो एंगल है वो मैंने लिया है अल्फा और ऊपर का जो एंगल है वो लिया है थीटा। बराबर है? मैं क्या बोल रहा हूं, ये वाला एंगल है अल्फा और यहां पर ये वाला एंगल है थीटा, दो अलग अलग एंगल। लेकिन इसी फॉर्मूले को यदि हम लोग थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस करें, थोड़ा सा डिटेल में यदि मैं एनालिसिस करता हूं तो यही आर मैक्स का फॉर्मूला एक और तरीके से बन सकता है। वो बन सकता है यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा, जिसको मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ा, जो पहले रेंज के अंदर में था वो एज इट इज रहने दिया है, और 1 माइनस का साइन थीटा माइनस अल्फा। हाँ ओके सही है। आर मैक्स के लिए यू स्क्वायर अपॉन
जी कॉस स्क्वायर अल्फा। अब जो कई लोगों के मन में आ रहा होगा सर ये फॉर्मूले आप डायरेक्टली ला कहां से रहे हो, कैसे ला रहे हो, हमें पता नहीं लग रहा है। यस आई नो दैट कि आप लोगों को ये चीजें पता नहीं लग रही हैं, लेकिन देखो मेनली क्या है ना कि यदि हम लोग मेडिकल की बात करें, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो ये बहुत सारी ऐसी जो ट्रिग्नोमेट्रिक बीच में जो चीजें फंसेंगी वहां पर आप लोग स्टक हो जाओगे, इसलिए मैंने डायरेक्टली रिजल्ट आपके सामने रिप्रेजेंट किए। इसका बुरा बिल्कुल नहीं मानना है कि सर ये डेरिवेशन क्यों नहीं करवाएं। देखो डेरिवेशन विल टेक मोर टाइम, ये बात तो तय है, और उन डेरिवेशंस में से क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन जो बनेगा वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें, देखो लेवल की यदि हम लोग बात करें करना चाहें तो बहुत कुछ चीजें की जा सकती हैं। ये जो मैं एक एक सीधा सीधा फॉर्मूला आपको लिखवा रहा हूं, उन फॉर्मूले को सीधा सीधा लिखवाने के बजाय मैं बहुत सारा डिटेल में भी कर सकता हूं, लेकिन उसका कोई सेंस नहीं बनता है। जो चीजें काम की आती हैं उनको हम लोगों को यहां पर देखना है। ये मैंने कुछ इस प्रकार से किया। ऐसे ही हमारे पास में ये जो मैंने मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन किया है, ये किया है मैंने नीचे से ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका है। लेकिन सवाल में ऐसा भी तो हो सकता है, किस प्रकार से हो सकता है, मान के चलो यहां पर ये आपके पास में वही अल्फा वाला इंक्लाइन प्लेन था, ठीक है, अल्फा वाला इंक्लाइन प्लेन था, और यहां पर मान के लो हॉरिजॉन्टल से वही थीटा एंगल पर यू वेलोसिटी से मैंने एक ऑब्जेक्ट को फेंक दिया। क्या ऐसा नहीं कर सकता हूं? सवाल ऐसा भी तो बन सकता है ना, ऊपर से नीचे फेंके, ऊपर से नीचे फेंकेगा तब भी सारी चीजें कुछ अलग अलग प्रकार से चलेंगी। बस यही थोड़ा सा यहां पर ध्यान देना है। मतलब अगेन द फॉर्मूला फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी डायरेक्टली 2u साइन थीटा प्लस का अल्फा। देखो इस बार फॉर्मूला क्या आ रहा है, थीटा प्लस का अल्फा यहां पर फॉर्मूला बन के आ रहा है अपॉन जी कॉस अल्फा। ठीक है, अब पिछले वाले फॉर्मूले से कंपेयर करो, आ जाओ। देखो यहां पर सीधा 2u साइन थीटा था ना, अपॉन जी कॉस अल्फा था, लेकिन इस बार क्या हो गया, जब मैंने ऊपर से फेंक रहा हूं तो भैया अल्फा और इसके अंदर में ऐड हो गया, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें जो है वो मैक्सिमम हाइट का सवाल नहीं पूछा जाता है, इसमें सीधा सीधा पूछा जाता है रिगार्डिंग द रेंज। और ये जो रेंज का फॉर्मूला निकल के आता है वो काफी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का होता है, जैसे हम लोग यहां पर लिखते हैं यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा, यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा साइन ऑफ 2 थीटा प्लस अल्फा प्लस साइन अल्फा। ध्यान देखिए फॉर्मूला काफी टेढ़ा है, याद रखना है। कई लोग बोलेंगे सर क्या इस पे सवाल आएंगे, मैं एक बात बताऊं, सीधी सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात, पते की बात यह है इस पे सवाल पूछने की जो पॉसिबिलिटी है वो एकदम ना के बराबर है, बिल्कुल ना के बराबर है। लेकिन यदि भूले भटके आ जाए तो आपको फॉर्मूला एटलीस्ट आना चाहिए, इसके लिए मैंने फॉर्मूला लिखवा है, इनको रटना है, याद करना है। एक और कंडीशन, रेंज विल बी मैक्सिमम, रेंज विल बी मैक्सिमम, रेंज विल बी मैक्सिमम व्हेन थीटा बराबर पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2। पिछली बार क्या आया था, पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2 आया था, इस बार पाई बाई 4 माइनस का अल्फा बाई 2 आएगा। और ये जो मैक्सिमम रेंज यहां पर निकल के आएगी, आर मैक्सिमम जो निकल के आएगी, इसको यदि हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखो ये वाला पोर्शन तो एज इट इज आएगा यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा, इसको छेड़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यहां पर अल्फा जो थीटा की जगह पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2 पुट करके देखिए, पाई बाई 4 रखोगे तो कितना आ जाएगा, पाई बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2, कितना आ जाएगा ये, एक सेकंड ना, एक सेकंड, मैंने क्या कर दिया, थीटा की जगह पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, ये माइनस अल्फा, और ये क्या बन जाएगा प्लस, क्या बना दिया मैंने, एक सेकेंड, ओके। तो यहां पर निकल के आता है 1 प्लस का साइन अल्फा, क्या निकल के आता है, 1 प्लस का साइन अल्फा, ये यहां पर निकल के आता है। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रखना है। देखो आर मैक्सिमम यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा 1 प्लस का साइन अल्फा, दिस इज द रिजल्ट विच यू विल हैव टू रिमेंबर। इस रिजल्ट को आपको रखना है याद, जिसमें मैं कोई भी मदद नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। और
एक और फॉर्मूला जो इसके अंदर में है वो कौन सा वाला, किधर गया, मैंने कहां लिखा था, देखो इसके अंदर में आर मैक्सिमम यू स्क्वायर अपॉन जी 1 प्लस साइन अल्फा के फॉर्मेट में आ रही है। इसी फॉर्मेट में हमारे पास में जो इसकी रेंज आएगी, इसकी जो रेंज मैक्सिमम का एक और फॉर्मूला जो हमारे पास में आएगा, या फिर जी अपॉन सॉरी यू स्क्वायर अपॉन जी 1 माइनस का साइन अल्फा, ये सारा सॉल्व होके ही आता है, बाकी कुछ नहीं है कि अलग अलग फॉर्मेट में जो लिखा रहा हूं कुछ नहीं है, बस फॉर्मेट है, याद रखना है, ठीक है। ओके, अब कई लोग यहां पर बुरा मानेंगे, सर इसमें इतना वाला जो पोर्शन था वो हमारे सर के ऊपर ऊपर से गया, मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन हमारे सर के ऊपर ऊपर से गया। तो इस बात का एक सिंपल सा आंसर मैं देना चाहूंगा भैया, देखो जेई की यदि हम लोग प्रिपरेशन कर रहे होते थे तो ये सारे डेरिवेशन के साथ में हम लोग सारी चीजों को देख रहे होते थे और काफी डिटेल में देख रहे होते थे और काफी डिटेल में इसके ऊपर में क्वेश्चंस भी हम लोग कर रहे होते थे। लेकिन यहां पर इतना बस ध्यान रखना है कि भैया इसमें डिटेल में चर्चा की कोई गुंजाइश यहां पर निकल के नहीं आती है। अब हम लोगों को ये प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन का जो पोर्शन था वो सीधा सीधा याद रखने वाला पोर्शन ज्यादा था, ध्यान रखने वाला पोर्शन थोड़ा ज्यादा था। फॉर्मूलाज को आपको लिंक करना है, परपेंडिकुलर और पैरेलल मोशन को किस प्रकार से ब्रेक करते हैं वो बस आपने यहां पर काम की चीज सीखी है, ठीक है। सो यहां पर अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़े से करते हैं क्वेश्चन। मान के चलो आपके पास में क्वेश्चन के तौर पे एक दिया हुआ है y बराबर √3x माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन दे रखी है। फाइंड करना है आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, फाइंड करना है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, आपको फाइंड करना है। तो बताओ कैसे करोगे इस सवाल को, कैसे करोगे? सिंपल सी बात है, आप जानते हैं y इक्वल्स टू होता है x टेन थीटा माइनस का जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ गई? x टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सो यहां से देखिए कंपेयर करोगे तो आपको मिलेगा टेन थीटा बराबर का √3, टेन थीटा बराबर √3 मिल जाएगा तो थीटा बराबर आएगा टेन इनवर्स √3, मतलब आएगा कितना 60 डिग्री, कितना आएगा 60 डिग्री, बराबर है। दूसरा आप क्या कर सकते हो, यहां पर इनिशियल वेलोसिटी पूछ ले या रेंज पूछ ले, देखो ये इक्वेशन देके फिर से वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। अब यहां पे यदि मैं कंपेयर करता हूं तो 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर 60 इज इक्वल्स टू कितने बराबर है 2, तो 2 इंटू यू स्क्वायर इंटू कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर बराबर 2, 2 से 2 कैंसल, तो भैया यू स्क्वायर बराबर आ गया 4, तो यू बराबर आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। यू मिल गया आपको, थीटा मिल गया। अब मैं आपसे रेंज पूछ लूं तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आर बराबर आएगा रेंज बराबर यू स्क्वायर इंटू 2 इंटू साइन थीटा मतलब साइन 60 √3/2 इंटू कॉस 60 मतलब 1/2 अपॉन में आ गया 10, तो देखो 2 2 4 तो ये वैसे ही कैंसिल हो गए, 2√3 अपॉन 10, तो ये इसके पास में रेंज का आंसर, मैक्सिमम हाइट का आंसर, टाइम ऑफ फ्लाइट का आंसर, जो क्वेश्चन आप चाहो वो क्वेश्चन यहां पर बनाया जा सकता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? चलो अब इसमें और एक क्वेश्चन जो हम लोग बात करना चाहते हैं वो ये है कि भैया आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट याद होगा, यूनिट्स एंड मेजरमेंट याद है? ओके, तो कुछ सवाल में इस प्रकार से बोला जाता है कि इफ इनिशियल वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड बाय let's say 2%, then percentage change in range, या मैक्सिमम हाइट या फिर टाइम ऑफ फ्लाइट, जो भी चाहे वो पूछ सकता है। सवाल कैसे करना है? तो भैया देखो सवाल करने का तरीका सिंपल है, आपके पास में रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब देखो वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, मतलब थीटा जी वगैरह सब कुछ क्या है, कांस्टेंट है। तो यहां से आप देख सकते हो r इज प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर आ गया, मतलब डेल्टा r/r इंटू 100 कितना आएगा, ये आएगा 2 इंटू डेल्टा u/u इंटू 100। और यहां पर देखिए इसकी जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है 2, तो आंसर आएगा 2 इंटू 2 मतलब 4%। रेंज कितनी इंक्रीज हो जाएगी? 4%। एक बात ध्यान रखना, हमेशा 5% से छोटा छोटा डेटा है तो आप डायरेक्टली इसी फॉर्मेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज आपको प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा। मतलब कैसे? यदि 10 की जगह 2 की जगह मैंने 20 लिखा होता तो अब अगली बार आप क्या कर रहे होते? सवाल को ध्यान से सुनिए, पॉइंट को ध्यान से सुनिए। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि यहां पर मैंने बोला कि इनिशियल वेलोसिटी इंक्रीज बाय 2%, बराबर है। 2 की जगह थी मैंने बोला 20%, तो
आपको लिखना पड़ता था u डैश बराबर u प्लस का 20%, मतलब 20/100 ऑफ u, तो u डैश बराबर आता था 1.2u। बात समझ में आ रही है? तब आपको रेंज लिखनी होती थी r डैश बराबर 1.2u का स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब 1.2 का स्क्वायर करोगे 12 12 144 बराबर है, 12 12 कितना हो गया 144, तो यहां पर यह आता था 1.44 आर के बराबर, मतलब रेंज आपकी 44% इंक्रीज होती थी। तब आप ऐसा नहीं कर सकते सीधा सीधा कि सीधे सीधे इंक्रीज कर दिया आपने। क्या ये बात समझ में आ रही है? नई रेंज जो है वो 44% ज्यादा है कंपेयर टू दिस। तो ये तरीका होता है देखने का, ऐसा नहीं कि जैसा मन में आए वैसे कहीं से भी कैसे भी लगा दिया, नहीं। उसको यदि यहां पर लगाओगे तो आंसर आएगा 40% का, और वहां पर पुट करके देखा 12 12 144, वो तो मैं सही कर रहा हूं ना स्क्वायर, ओके। तो 1.44, क्योंकि 2 के बाद में पॉइंट लगेगा, तो भैया नई रेंज जो आएगी वो 1.44 टाइम्स आर आएगी। मैंने शॉर्टकट मारा है, समझ में आया? क्या मैं सेम फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं? ये सेम क्वेश्चन को मैक्सिमम हाइट के लिए रिपीट कर सकता हूं? यस कर सकता हूं। क्या मैं, तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, क्या ध्यान रखना पड़ेगा भैया जी? आपको यहां पर ध्यान देना पड़ेगा कि जो हाइट होती है वो होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए लगा सकता हूं, बिल्कुल लगा सकता हूं, क्यों नहीं लगा सकता, किसी ने मना थोड़ी किया है। 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो भैया टाइम ऑफ फ्लाइट, यदि u 2% से बढ़ा है तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी 2% ही इंक्रीज होने वाला है। क्या ये बात समझ में आ गई? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। चलो इसी के अंदर में एक और बहुत ही अच्छा सा सवाल है जो हम लोगों को यहां पे करना है। सवाल ये है कि हम लोगों ने क्या किया है, यहां पर 45 डिग्री पर मैंने एक ऑब्जेक्ट को u स्पीड से फेंका, ये ऐसे जाके यहां पर गिर गया। जब ये ऐसे जाके यहां पर गिर रहा है तो भैया यहां पर बीच में एक है दीवार जो इसको जस्ट क्रॉस कर रही है, ये वाली जो दूरी है वो है d1, और यहां से लेकर के ये वाली दूरी है d2। तो भैया फाइंड द रिलेशन बिटवीन d1h और d2। d1h और d2 में आपको बनाना है रिलेशन, ठीक है। अब देखो मैं एंगल ले रहा हूं 45 डिग्री का सिंप्लीफिकेशन के लिए, बाकी एग्जामिनर जो चाहे वो बना सकता है। कैसे करेंगे इस सवाल को? इस सवाल को करने का तरीका एक बात समझ लीजिए। सवाल का तरीका यह है कि इसको जस्ट क्रॉस किया है, इसका मतलब इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं d1, h। d1, h इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो हमारे पास में एक रिलेशन आता है, यदि आपको याद हो, y बराबर x tan थीटा 1 माइनस का x अपॉन r। ये याद है? अरे बोलो ये याद है या नहीं है? बस x का मतलब क्या है, x कोऑर्डिनेट, और y का मतलब क्या है, y कोऑर्डिनेट, r का मतलब है रेंज, और थीटा का मतलब है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो बस रख दीजिए यहां पर y की जगह आपने रख दिया h बराबर x की जगह रख दिया d1, थीटा है 45 तो आपने लिख दिया tan 45, 1 माइनस का x का मतलब है d1 और r का मतलब है रेंज d1 प्लस का d2, तो यहां पर d1 प्लस का d2। बोलो सवाल कितना आसान है? मैंने बहुत ही सिंपल सवाल लिया है, आपको एग्जामिनर थोड़ी इतना हलवा सवाल देगा, थोड़ा सा तो डिफिकल्ट देगा। तो भैया जी h बराबर आएगा d1, ब्रैकेट के अंदर देखो 1 माइनस, इसको सॉल्व करो तो आएगा d1 प्लस का d2 माइनस का d1 अपॉन d1 प्लस का d2। सॉल्व करने पर देखिए d1 d1 कटेगा तो h बराबर आएगा d1 d2 अपॉन d1 प्लस का d2। अगली बार यदि ये सवाल आता है तो कर पाओगे क्या? बोलो अगली बार सवाल आएगा तो कर पाओगे क्या? मतलब देखो इस सवाल में u से कोई मतलब ही नहीं बचा भैया, u से कोई मतलब बचा ही नहीं है। अब इसी सवाल को मैं अलग तरीके से पूछूंगा न्यूमेरिकल। यदि मुझे आपसे पूछना रहेगा तो मैं कैसे पूछूंगा न्यूमेरिकल? मैं पूछूंगा एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने 45 डिग्री, एंगल ध्यान रखना लेकिन 45 लिया मैंने स्टैंडर्ड वाला। एग्जामिनर आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करेगा, यहां पर 1045 की जगह एंगल रख देगा 37। अरे 1037 रख दिया कितना आएगा 3/4, मतलब यहां पर बस 3/4 ही तो एक्स्ट्रा जुड़ेगा, और कुछ जुड़ने वाला है क्या? कुछ भी नहीं जुड़ेगा। ओके, अब मैंने सवाल में क्या पूछा? मैंने बोला कि सवाल सुनिए क्या है, मैंने एक ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री के एंगल पर 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार, अब स्पीड भी दे दी तो फिर तो सवाल में कुछ बचेगा ही नहीं, है ना? हाँ ठीक है मैं कर लूंगा, मैं सवाल बनाता हूं नया। देखिए मैंने बोला
कि हाँ सवाल ये है कि क्या बोला था मैं भूल गया। हाँ देखो मैं डायग्राम बनाता हूं तभी मुझे सवाल याद रहता है। मैंने बोला कि एक 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से 45 डिग्री के एंगल पर मैंने एक प्रोजेक्टाइल को फेंका जो 2 मीटर की दूरी पर स्थित एक दीवार को जस्ट क्रॉस करता है, दीवार को जस्ट क्रॉस करता है। तो बताइए उस दीवार की हाइट क्या है। सवाल कैसे करोगे फटाफट बताओ, सवाल कैसे करोगे, इस सवाल को मुझे बताना है आपको। बताओ क्या सवाल करोगे, अप्रोच कैसे लगाओगे, कैसे लगाओगे अप्रोच। देखो तुम्हारे सामने सब कुछ है, करना क्या है। देखो इनिशियल स्पीड दे दिया, एंगल दे दिया, रेंज निकल जाएगी। रेंज कितनी आएगी, यू स्क्वायर, एंगल 45 डिग्री है तो डरने की जरूरत है नहीं, यू स्क्वायर बाई जी, मतलब रेंज आएगी यहां पर आपके पास में आर बराबर आएगा 20 इंटू 20 अपॉन में 10, 0 0 कैंसल, आर बराबर आ गई 40। ओके, डेटा काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया। दीवार को 10 मीटर दूर कर दीजिए, दीवार को 10 मीटर दूर कर दीजिए, थोड़ा डेटा सिंपल होगा। ठीक है, तो अब बोलो क्या होगा। तो भैया सिंपल सी बात है, एच बराबर आप लगाओगे, ये वाली 10 हो गई, d2 कितना आएगा, d2 बराबर आएगा 40 माइनस का 10 मतलब का 30। तो आप लिखोगे d1 आपको मालूम है कितना था d1, 10 इंटू 30 अपॉन 40, 0 0 कैंसल, तो h बराबर आएगा कितना 30 डिवाइडेड बाई 4 मतलब हो गया 428, 2 0 7.5 मीटर। खत्म। वैरायटी बनवा रहा हूं, कुछ भी नया नहीं कर रहा हूं। एक बात होता है, इसमें से आपको क्या नहीं आता था यदि ये सवाल किया। अब एक बात बताओ, मैंने सवाल लिया है आसान वाला 45 डिग्री, एग्जामिनर का ऐसे नहीं बोलना चाहिए ना, मूड खराब हो गया। हाँ अच्छा नहीं लगता है ना अपने को वैसे बोलना कि किसी का मूड खराब हो गया, नहीं, हम अच्छे मूड में ही बात करते हैं। एग्जामिनर के मन में ऐसा आया कि नहीं मैं तो डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछूंगा, भैया पूछ ले डिफिकल्ट। क्या पूछेगा डिफिकल्ट में, एंगल 45 की जगह 37 देगा। 37 की वैल्यू आप जानते हो 3/4, वो वैल्यू कहां पर रिफ्लेक्ट होगी, वो वैल्यू भाई साहब यहां रिफ्लेक्ट हो रही है। कहां रिफ्लेक्ट हो रही है, यहां पर, बराबर यही 1045 का 1 चल रहा था ना। ये देखो ये ब्रैकेट तो क्या बोलते हैं बिना छेड़छाड़ वाला है, मतलब ये नंबर जो आएगा वो यहां पर आ जाएगा 3/4, मतलब 3d1 d2 अपन 4d1 प्लस d2। कब, एंगल 37 डिग्री का ले लिया, 30 डिग्री का ले लिया तो क्या आ जाएगा 30 डिग्री में 1/√3 आएगा, मतलब ऊपर 1 आएगा नीचे √3d1 प्लस d2 आएगा। 60 डिग्री दे दिया तो ऊपर √3d1 d2 आएगा, नीचे d1 प्लस d2 होगा। कितने सवाल करवा दिए मैंने इस पे, वेरी इंपॉर्टेंट। बट एक बात ध्यान रखिए, बच्चा सीधा सीधा डर जाता है और सीधे सीधे हाथ पैर फूल जाते हैं। सर बच्चों के फूलते, बच्चियों के नहीं फूलते, बिल्कुल सबके फूलते। भैया डर तो सबको लगता है, क्योंकि पहली बार में देखने पर ये सवाल डरावने लगते हैं, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। सर जी जब आप कुछ कर ही नहीं सकते तो फिर बता क्यों रहे हो। मैंने बोला बताना मेरा काम है, बताना मेरा काम है। मान के चलो हम लोग एक सवाल पूछते हैं आपसे, चलो मैंने बोला, मैंने सवाल करवा दिया कि मैंने नहीं करवाया, मुझे याद नहीं आ रहा है भाई, पहली बात तो ये है। मैंने बोला एक ऑब्जेक्ट को मैंने फेंका है यहां से यू स्पीड से 20 मीटर की ऊपर की बिल्डिंग से, और ये 40 मीटर दूर जाके गिर रहा है, तो बताओ यू कितना। सवाल करवा दिया होगा जहां तक मुझे याद है, बट नाउ आई फॉरगेट कि भैया मैंने करवाया है या नहीं करवाया। तो इस सवाल को करने का तरीका क्या है भैया, इस सवाल को करने का तरीका है, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो क्या करेंगे, y बराबर, याद कीजिए y बराबर कितना होता है, gx² अपॉन 2u स्क्वायर, सही है। y कितना 20, x कितना 40, u निकालना है, लगाओ 20 बराबर 10 इंटू 40 अपॉन 2 इंटू यू का स्क्वायर, वो सही है क्या, बोलो तो यू स्क्वायर बराबर आएगा कितना 10 इंटू 40 अपॉन 2 इंटू 20, तो 2 2 1 4 तो उड़ गया, तो इट इंप्लाइज यू स्क्वायर बराबर आया 400, तो यू का आंसर आ रहा है कितना 20 मीटर। 20 मीटर प्रति सेकेंड, 20 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से हम लोग इस ऑब्जेक्ट को यहां पर थ्रो कर रहे होंगे। क्या ये वाला जो पॉइंट है वो आपको समझ में आया है या नहीं आया है, पहले तो ये बताओ। ऐसे सवालों में कोई परेशानी होगी क्या आप लोगों को, आई डोंट थिंक सो कि ऐसे सवालों में कोई परेशानी आपको होनी चाहिए। सिस्टम इज रनिंग, स्टिल रनिंग। भैया बार बार सिस्टम पे मेरा ध्यान जाता ही है। कई लोग बोलते होंगे सर सिस्टम तो चलते ही रहता है, फिर बार बार आप ध्यान क्यों देते हो, क्योंकि मेरे साथ बहुत बार ऐसा हो चुका है कि मैं रिकॉर्डिंग किए ही जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ और बीच में पता लगता है कि भैया जी सिस्टम तो आपका रुका हुआ है, तो परेशानी हो जाती है।
चलो हम लोग करते हैं एक और सवाल। अब देखो, जो प्रोजेक्टाइल मोशन मैंने करी, अलग अलग तरह की प्रोजेक्टाइल मोशन कर ली। अब इसमें क्या है, मान चलो मैंने एक सवाल पूछा आपसे, क्या किया, हम लोग टावर पे खड़े हो गए, ठीक है। अब इसको थोड़ी एक अलग नाम देंगे, अलग वैरायटी बनाएंगे, कोई अलग अलग वैरायटी नहीं बनानी जरूरत है। मैंने बोला 40 मीटर पर सेकेंड से मैंने एक ऑब्जेक्ट को फेंका है और ये एंगल ले लिया। एक काम करो, 50 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से मैंने फेंका है 37 डिग्री के एंगल पे। बताओ ये कितना दूर जाके गिरेगा, फटाफट। अरे सॉरी, टावर की हाइट नहीं दी ना मैंने। लो, 40 मीटर के टावर से 50 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से 37 डिग्री के एंगल पे मैंने एक ऑब्जेक्ट को फेंका है। बताओ ये कितनी दूर जाकर गिरेगा, कितनी देर बाद गिरेगा, क्या क्या कहानी होगी, वो सारी आपको बतानी है। कैसे करोगे बताओ, सोचो और बोलो, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, आपका सवाल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो सवाल सिंपल है यार। इसका देखो, ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट दो में तोड़ दो। मैंने तो यही बताया, हमेशा आपको दो में तोड़ो और फिर सॉल्व सोचो। तो भैया ये आएगा आपका 50 cos 37, cos 37 मतलब 4/5, मतलब ये आ गया 40 मीटर प्रति सेकंड से फेंका है इधर में, तो ये वाला आएगा 30 मीटर प्रति सेकंड, बराबर है। तो आपके पास में सवाल क्या हो गया, ये इसके कारण इधर जाएगा कि नहीं जाएगा, बराबर है। किसने के कारण, 40 के कारण ये आगे जा रहा होगा, और 40 के कारण यदि ये आगे जा रहा है तो बस खत्म कर दो कहानी को। बचा ही क्या है आपके पास में, अब कुछ बचा है, इनिशियल वेलोसिटी दे दी ना आपको, और हाइट भी मालूम है। तो आप लगा सकते हैं y बराबर gx² अपॉन 2u²। सो इट एम्प्लाइज, देखिए 40 मीटर के टावर पे 10 इंटू एक्स आपको निकालना था, और u कितना है इस बार 40। क्यों, क्योंकि भैया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही तो है जो उसे आगे जाने में मदद करेगा, वर्टिकल वाला तो ऊपर ले जा रही है। बोलो क्या करेंगे। डेटा गंदा बन गया है, यस गंदा बन गया है। तो देखो क्या होगा, कटने पिटने लायक तो कुछ डेटा है ही नहीं यहाँ पे, 0 से 0 काट सकते हो बमुश्किल, और कुछ भी नहीं है। 4 दूना 8, तो भैया एट एम्प्लाइज आ रहा है x² बराबर 40 इंटू 40 इंटू 240 तो मैंने निकाल लिए, और इंटू में 8, तो x बराबर आएगा 40 दूना 80√2, 80√2 मीटर। 80√2 मीटर की दूरी पर जाके ये गिरने वाला है, 80√2 मीटर की दूरी पर ये जाके गिरने वाला है। अब मैंने पूछा यहां पर आपसे टाइम ऑफ फ्लाइट, मैंने पूछा यहां से आपसे टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए करना क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए कुछ नहीं करना है। आप ये सोचिए, इस सवाल को इस वे में सोचिए। देखो सवाल पहले समझ लीजिए, सवाल मैंने सिंपल करवा दिया आपके सामने कि कितनी दूर जाके टकराएगा या रेंज कितनी है, तो 80√2 मीटर पर सेकंड, 80√2 मीटर जो मेरे पास है, आंसर आ गया। करने का तरीका क्या था, कुछ नहीं, मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में तोड़ दिया और सॉल्व कर लिया। अब मैंने सवाल को, यदि मैं आपसे एक सवाल पूछूं, देखो सवाल क्या है, जरा ध्यान से सुनना। सवाल ये है, कई लोग बोलेंगे सर ये इसको बीच में छोड़ दिया क्या, मैं बोला यार हाँ, वो मेरे से आ नहीं रहा तो मैंने छोड़ दिया उसको, ठीक है। 40 मीटर की ऊंचाई से मैंने 30 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से एक बॉल को सीधा ऊपर फेंका है। तो बताओ इसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट, ये कितनी देर बाद जमीन से टकराएगी, इसको कैसे सॉल्व करोगे। सर जी इसमें क्या दिक्कत है, ये तो मेरे को सीखा है मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर, मोशन अंडर ग्रेविटी में आपने सिखाया था। किस प्रकार से सिखाया था, बिल्कुल इस प्रकार से सिखाया था कि ये 40 मीटर है और ये आपका 30 मीटर प्रति सेकंड है। तो भैया जी, सर जी u बराबर आ गया प्लस का 30, h बराबर है माइनस का 40, h बराबर या s बराबर डिस्प्लेसमेंट माइनस का 40 हो गया। t आपको निकालना है और a बराबर तो माइनस का 10, तब से ही पड़ा हुआ है। इक्वेशन लगा दूंगा सर जी, मैं बहुत ही इंटेलिजेंट हूं, मैं जानता हूं कि मुझे ऐसे करना है। मैंने बोला तो फिर दिक्कत क्या हो रही है, दिक्कत ये हो रही है कि सर जी अब मुझे ना ये क्या बोलते हैं इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रही है। तो मैं क्या बोलूंगा, मुझे आएगा अभी गुस्सा, और इस गुस्से का परिणाम क्या होगा वो तो आप जाने। देखो इसको लिखूंगा, जीरो उड़ा लूंगा, पहले जीरो उड़ा लेता हूं, 0 0 0, तो ये बच गया माइनस का 4 बराबर 3t माइनस का t²/2, और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो -8 बराबर आएगा 6t माइनस का t² लेके इधर में आ गया तो आएगा t² माइनस का 6t माइनस का 8 बराबर 0, बराबर है। तो ये आएगा कितना, कैसे निकालूं इसके फैक्टर्स, 8 आ रहा है, 8 आ रहा है, 8 8 8 8 8 4 3 12, 4 और 3 7, नहीं बन रहा है। तो यार t बराबर मैं लिखूंगा 6 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ b² माइनस
4ac/2a, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट ऑल्सो। अब इसको थोड़ी, अब इसका ये मतलब है क्या कि हम लोग एक और नई वेराइटी सीखेंगे, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल? नहीं है, सवाल है। ऐसे तो हम लोग इतने फॉर्मूले बना लेंगे, रटते रटते पागल हो जाओगे। तो कई लोगों ने, अब देखो कई लोगों के मन में तुरंत ये बात क्लिक कर गई होगी, है ना, अच्छा इतने सारे फॉर्मूले बन जाएंगे, हम रटते रटते पागल हो जाएंगे। तो फिर अभी आपने मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन के लिए फॉर्मूले क्यों सिखाई सर? उसका रीजन ये है भैया जी, उसका डेरिवेशन थोड़ा सा टेढ़ा होएगा, और थोड़ा टेढ़ा नहीं, वो बहुत टेढ़ा होएगा, तब आपको बाउंसर लगेगा। तो उस बाउंसर से बचाने के लिए हमने डायरेक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड आपके सामने रख दिया है। तो अब आपको सिर्फ रिजल्ट पे फोकस करना है, क्योंकि यदि आप ढूंढने जाओगे तो आपको मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन के सवाल रेयरली नीट वाली बुक्स के अंदर में रेयरली देखने को मिलेंगे। नीट वाली बुक्स की मैं बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द जेई बुक्स और जेई एडवांस बुक, उनकी बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उनमें तो वो सवाल जरूर जरूर मिलेंगे और वो वहां पर करवाए भी जाते हैं, ठीक है। क्या ये बात आपके समझ में कुछ आई है या नहीं आई है, बोलो, क्लियर है? ये था आपका यहां तक का पोर्शन जो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन को क्या करता है, रिलेट करता है। अब इसके बाद आज का है आपके पास में होमवर्क। होमवर्क ये है कि भैया देखो, पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन आपको रट के तैयार रखना है, सारा ईच एंड एवरी फॉर्मूला। टाइम ऑफ फ्लाइट पूछूं तो फटाक से आंसर आना चाहिए 2u sin θ/g। मैंने रेंज पूछी, आपका फटाफट से आंसर आना चाहिए u² sin 2θ/g या u² 2 sin θ cos θ/g या 2ux uy/g। सारे फॉर्मूले आने चाहिए। क्या ये बात समझ में आ चुकी है? ओके। उसके अलावा यदि मैं यहां पर आपसे पूछता हूं तो और क्या पूछ सकता हूं? और क्या पूछ सकता हूं? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी आनी चाहिए, क्योंकि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में बहुत ज्यादा काम आती है, उसी पर सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल बनता है। उसके अलावा और क्या आना चाहिए आपको? इसके अलावा मैं अब आपको बोलूंगा कि आपको जाना है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर में, वहां पर जो रिलेटिव वेलोसिटी सीखी है उसको एक बार पढ़ के आना है। इवन दो यहां पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां पर आपको रिलेटिव वेलोसिटी थोड़ा सा पढ़ के ही आना है। हो सके तो आप बुकलेट्स वगैरह जो भी हैं उनको पढ़ के आइए, क्योंकि आने वाला जो लेक्चर रहेगा हमारा वो रिवर बोट प्रॉब्लम वाला रहेगा। हालांकि देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन फिर से इस चैप्टर में लौट के आएगा जब हम लोग रिलेटिव प्रोजेक्टाइल की बात करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं, एक सवाल बताता हूं। जैसे मैंने क्या बोला कि मान के चलो हमने क्या किया कि एक ट्रक पे खड़े होके, देखो ऐसा सवाल बनाएगा, ऐसा सवाल होगा, अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं। अभी मैंने क्या बोला, एक ट्रक है जो 15 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहा है, इस पर खड़े होके मैंने थीटा एंगल पे एक बॉल को फेंका है, ठीक है, एक बॉल को नहीं, ऐसे नहीं फेंकूंगा, गलत कर रहा हूं मैं, ठीक है। मैंने क्या बोला, यहां पर मैंने एक बॉल को फेंका है ऊपर की तरफ। अब ये ऐसा हो गया, 15 मीटर प्रति सेकंड चल रहा है, ये ऐसे मैंने बॉल को फेंका, ये इस इंस्टेंट पे फेंका, जब ये गाड़ी यहां पर लौट के यहां पर आ गई तो बॉल मेरे पास में वापस हाथ में आ गई, लेकिन तब तक ये गाड़ी 60 मीटर ऊपर चल चुकी थी। सवाल देखो, ये सवाल है आपके लिए, हालांकि देखो अभी आपसे होगा नहीं, ठीक है, ये हम लोग तब सीखेंगे जब रिलेटिव प्रोजेक्टाइल करेंगे। हालांकि मैं इसको अभी भी करवा सकता हूं, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल है। पता है कैसे? पता है कैसे होगा ये सवाल? एक सिंपल सी बात तरीका बता देता हूं। देखो क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन लगता नहीं है, ओके, तो रेंज होती है, ये रेंज हो गई ना एक तरह से। मतलब देखो क्या होगा, यदि मैं ग्राउंड पे बैठे हुए किसी व्यक्ति के लिए बात कर रहा हूं, दो चीजें यहाँ पे, रिलेटिव एस्पेक्ट्स है और कुछ भी नहीं, तो इसलिए मैं बोला था रिलेटिव प्रोजेक्टाइल में बाद में कराऊंगा। तो ग्राउंड पर बैठे हुए व्यक्ति को ये ऐसे जाती हुई दिखाई देगी, लेकिन आपने ऊपर सीधा फेंका है और आप सीधे देखते रहिए, तब तक गाड़ी तो आगे निकल जाएगी, आपके साथ में बॉल भी आगे निकल जाएगी और आप उसे बराबर यहीं पे पकड़ोगे। क्यों? क्योंकि गाड़ी आगे चल रही है, तो गाड़ी के कारण बॉल को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिल रही है और आपने ऊपर फेंका है तो वर्टिकल मिल रही है, तो उसका जो रिजल्टेंट है वो यहां पर कुछ इस प्रकार से एट एन एंगल थीटा पर मिलता है। तो वो है तो प्रोजेक्टाइल, लेकिन ये प्रोजेक्टाइल किसे दिखाई देगा? जो ग्राउंड पे बैठ के देख रहा है। तो मैं वही बोल रहा था, इसलिए मैं बोल रहा था कि रिलेटिव का कॉन्सेप्ट आप पढ़ के आइए, तब आपका काम होगा। और यहां से मैं जानता हूं रेंज बराबर होता है u cos थीटा इंटू टी, बराबर है।
u cos थीटा का मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, रेंज है यहां पर 60 मीटर, ये है आपका 15, टाइम ऑफ फ्लाइट आपको मिल जाएगा, बराबर है। बोलो कितना आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 4 सेकंड, बराबर है। अब यहां से देखो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आपको मालूम होता है 2u sin थीटा अपॉन g, तो यहां से देखिए 4 बराबर 2 डिवाइडेड बाई 10 इंटू u sin थीटा हो गया। तो आप देखिए यहां से इसको काटो 5, तो u sin थीटा की वैल्यू आपको मिल गई कितनी, 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो देखो ये 15 हो गया, ये आपको 20 मिल गया। मैं आपसे u पूछ लूं कितना है, आराम से निकाल सकते हो। थीटा पूछ लूं, ग्राउंड पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए थीटा कितना होगा, आराम से बता सकते हो। मैक्सिमम हाइट पूछ लूं, आराम से बता सकते हो। कुछ नहीं है रिलेटिव में, डरिए मत। अब कई लोग बोलेंगे सर ये वाला सवाल समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, हम लोग इस सवाल को करेंगे। ऐसा सवाल फिर से आएगा जब रिलेटिव प्रोजेक्टाइल की हम लोग बात कर रहे होंगे। यहां पे कुछ तो भी आया क्या, रिकॉर्डिंग हुई कि नहीं हुई, सिस्टम चल रहा है ना, सिस्टम तो मेरे को चलते हुए दिखाई दे रहा है। पता नहीं बीच में जो मैं बोल रहा था वो आया कि नहीं आया, वो तो बाद में पता लगेगा जब आप देखोगे। सो ये है कहानी यहां पर, और इस तरह से आपके पास में प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म होता है। हालांकि हम लोगों को कुछ ग्राफ वाले भी सवाल करवाऊंगा, लेकिन वो बाद में करवाऊंगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है सीधा हम लोग जब रिलेटिव प्रोजेक्टाइल वगैरह को सब कंबाइन करोगे उस समय मैं आपको ग्राफ के सवाल करवाऊं। लेकिन यहां पर आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का हिस्सा एक तरह से समाप्त हो गया है, जो सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन है। ठीक है, क्लियर है। सो आज बेटा हम लोग यहां पर स्टॉप करेंगे अपने इस लेक्चर को। मुलाकात फिर से करनी है और जरूर करेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए धन्यवाद।